हेलो बच्चों, तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है अपने चैनल आईआर कोचिंग सेंटर में। तो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 5.4 ऐच्छिक जो है लास्ट एक्सरसाइज ये हम लोग फाइनल करेंगे, पूरा इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। बाकी इसके पहले तो सब कुछ बिल्कुल कंप्लीट करवा दिया गया है, सबका सफाया किया जा चुका है। इसके पहले विस्तार से एकदम इसमें हम लोग 5.4 आज कंप्लीट कर देंगे। तो यानी कि चैप्टर 5 बिल्कुल एकदम फुल फिल कंप्लीट आप लोगों का हो जाएगा आज, ठीक है। तो भाई देख लें ऐच्छिक। पहला प्रश्न देखा जाए क्या है। तो पहले प्रश्न में कह रहा है कि एक एपी है 121, 117, 113 ऐसे। इसका कह रहा है कि कौन सा पद सबसे पहला ऋणात्मक होगा, ठीक है जी। अब इसमें देखो ये क्रम से हम आगे बढ़ते जाएंगे तो आगे जाकर कहीं न कहीं ज़रूर ऋणात्मक जो है पद मिलेगा। देख लें सभी लोग जैसे ये क्रम हो रहा है। तो भाई वही पूछ रहा है कि कौन सा पद सबसे पहला ऋणात्मक पद होगा। तो ऋणात्मक पद मतलब कि सबसे पहले तो भाई हमें an ज्ञात करना है, ठीक है। an ज्ञात करना है और an मतलब ये कि कौन सा पद, ठीक है, यानी कि n का मान ज्ञात करना है। यहाँ पर कौन सा पद नंबर बताना है, पद का नंबर बताना है, कौन सा पद ऋणात्मक होगा, मतलब 8वां या 10वां या 25वां पद होगा, ऐसे बताना है। तो देखो जी, अगर ऋणात्मक जो होगा, जो पद होगा मतलब an ही होगा, ठीक है। हालांकि बताना है हमें पदों की संख्या, मतलब कौन सा वाला पद, लेकिन हम कह रहे हैं an ही होगा ऋणात्मक। तो an जो ऋणात्मक होगा वो अर्थात 0 से छोटा, 0 से छोटी, ये आप लोग जानते हैं बिल्कुल कि 0 से छोटी संख्याएं जितनी भी होती हैं सब ऋणात्मक होती हैं और 0 से बड़ी संख्याएं सब धनात्मक होती हैं, ठीक है ना। ये तो आप लोग को पता ही है। तो मतलब यहाँ पर ये पता चल रहा है कि हम an वाला ही फार्मूला लेकर चलेंगे, ठीक, और 0 से छोटा करके चलेंगे, 0 से छोटा लेकर चलेंगे। मतलब जैसे ये देखो जी, मतलब कि जो है an देखो ऐसे, ये 0 से छोटा, ऐसे 0 से छोटा। भाई यहीं से पता चलेगा कि कौन सा पद सबसे पहला ऋणात्मक पद होगा, क्योंकि ऋण वाली संख्या 0 से छोटी होती है और धन वाली संख्या 0 से बड़ी होती है, ठीक है ना। तो देख लें, और यहाँ पर हमें a का मान भी पता है, d का भी मान पता है। एक काम करें, जो है पहले ये थोड़ा सा हम लोग लिख लें। पहले जो है AP में माना a बराबर 121, उसके बाद d बराबर 117 माइनस 121 बराबर आ जाएगा माइनस में 4, ठीक। और n का मान भाई ज्ञात करना है, क्योंकि कौन सा पद वही बोला है, ठीक है। और an देखो जी, अब an जो है हम लेकर चलेंगे 0 से छोटा, ठीक है। तो जैसे यहाँ थोड़ा इसके लिए भी हिंदी लिख दिया जाए कि सबसे पहला पद ऋणात्मक होगा, अर्थात an जो है 0 से छोटा होगा। भाई देख लो, ऋणात्मक वाली संख्या 0 से छोटी होती है, इसलिए हम ये जो है 0 से छोटा लेकर चलेंगे और यहीं से पता चलेगा अभी। तो जी इसका फार्मूला हम लोग लगा दें, a प्लस n माइनस, देखो जी ये मान रखो। अभी n का मान पता चलेगा यहीं से क्या होना चाहिए। तो भाई a का मान 121, n का मान ज्ञात करना है, d का मान माइनस में 4, ठीक है ना। अभी यहीं से देखो n का मान पता चलेगा, वही आंसर होगा फिर। अब देखो जी 121 प्लस ये जैसे माइनस में गुणा कर दिया जाए तो माइनस में 4n और प्लस में 4 का नम 4, ठीक है। अब 121 और 4 जोड़ देंगे तो आ गया 125, यहाँ पर काम कर दिया जा रहा है, ठीक है। चलो जी एक लाइन और कर लो, यहाँ पर जो है 121 4 25, देख लो। अब 125 का पक्षांतर कर दिया जाए, तो 125 का पक्षांतर जब करेंगे तो माइनस में 125 हो जाएगा। भाई देख लो, है कि नहीं। और देखो जी ये असमीका है, तो असमीका का एक नियम होता है, जैसे ये समीकरण नहीं है इसको हम असमीका बोलते हैं। तो असमीका का नियम होता है
कि अगर हम ऋण वाली संख्या का गुणा करते हैं किसी भी असमीका में तो असमीका का चिन्ह बदल जाता है। मतलब कि यहाँ पर हमें माइनस हटाना है तो हम -1 का गुणा करेंगे, -1 का गुणा करेंगे अर्थात असमीका का चिन्ह बदलेगा। देख लो, ये असमीका का चिन्ह बदल गया। अब 4 का पक्षांतर करो भाई, अब ऋण हट गया तो क्या आया भाई, 4 से काटो ये, 4 तियाँ 12, 4 एकम 4 और 4 दूना 8, 4 पचे 20। n का मान आ गया भाई 31.25 से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, देख लो n का मान यहाँ से अब हम पता कर लेंगे। मतलब कि n का मान कह रहा है यहाँ पर कि 31.25 से बड़ा होना चाहिए और n का मान आप लोग जानते ही हैं भाई धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए, क्योंकि पदों की संख्या है, पदों की संख्या है तो भाई n का मान धनात्मक पूर्णांक ही होना चाहिए एकदम, है कि नहीं। देखो तो धनात्मक पूर्णांक मतलब कि 31.25 के आगे वाला धनात्मक पूर्णांक 32 होगा, उसके बाद 33 होगा, 34 होगा, 35 होगा, ये सब धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए n का मान। ये तो आप लोग जानते ही हैं भाई, क्योंकि वो पद है, पदों की संख्या पद है सब, तो पद जो है वो धनात्मक पूर्णांक ही होता है, होना चाहिए बिल्कुल। तो जैसे यहाँ पर 31.25 से अब बड़ा धनात्मक पूर्णांक 32 ही होगा, यानी कि जो 32वां पद होगा इसमें वही सबसे पहला ऋणात्मक पद होगा एकदम बिल्कुल। देख लो यहाँ पर अर्थात n का मान 32 होगा, अर्थात इसको देखकर, यानी कि अब लिख दो जी, अतः जो है 32वां पद सबसे पहला ऋणात्मक पद होगा। देखो जी आंसर हुआ, कंप्लीट हो गया, ख़त्म। देख लो, तो ये क्वेश्चन थोड़ा अलग टाइप से था, ये असमीका का चिन्ह है यहाँ पर मिला, मतलब लेकर चले हम, यहाँ बराबर का चिन्ह नहीं मिला था। ठीक है, तो भाई एक क्वेश्चन है इस टाइप का, अब क्लियर हो देख लो जैसे, तो फिर रफ कर दिया जा रहा है। और प्रश्न नंबर 2, चलो जी प्रश्न नंबर 2 ऐसे ही बुक में पढ़ दिया जा रहा है, आप लोग भी अपने अपने बुक में देख लें। ठीक है, तो मतलब दूसरा प्रश्न पढ़ा जा रहा है, देखें क्या है। एकदम आसान क्वेश्चन, बिल्कुल आसान। किसी एपी के तीसरे और 7वें पदों का योग 6 है, ठीक, और उनका गुणनफल 8 है, तो इस एपी के प्रथम 16 पदों का योग ज्ञात कीजिए। देखो जी प्रश्न आप लोग भी अपने अपने बुक में देख लें। मतलब कि एक एपी दिया गया है, उसके तीसरे और 7वें पदों का योग 6 है और उन्हीं का गुणनफल 8 है। चलो भाई ठीक है, तो हमें 16 पदों का योगफल ज्ञात करना है। तो भाई 16 पदों का योगफल ज्ञात करना है, अर्थात n का मान तो 16 हो गया, ये तो क्लियर है। अब 16 पदों का मतलब कि हमें a का मान चाहिए और d का मान चाहिए, ठीक है ना, a का मान और d का मान, n का मान 16 दिया ही है। देखो तो a का मान और d का मान हम लोग ज्ञात करेंगे पहले, उसके बाद 16 पदों का योगफल ज्ञात किया जाएगा। तो भाई देखो यहाँ पर तो फिलहाल हम लोग जो है माना पहला पद माना, पहला पद a तथा सार्व अंतर बराबर d। ठीक है, अब देखो जी क्या दिया है, अब दिया है क्या दिया है भाई, तीसरे और 7वें पदों का योग 6 है, तीसरे और 7वें पदों का योग बराबर 6। देखो जी ये दिया है क्वेश्चन में, क्वेश्चन पढ़ लें आप लोग, तीसरे और 7वें पदों का योग 6 है। चलो भाई अब आगे और भी बताया है कि इन्हीं का गुणनफल 8 है। तो देखो जी यहाँ पर अब आइडिया तो आप लोग को हो ही गया होगा कि समीकरण बनेगा, है कि नहीं। देखो पता तो इतना चलना ही चाहिए कि समीकरण बनेगा। तो पहले ये थोड़ा सा इसे समीकरण बना दें हम सॉल्व करके, उसके बाद तब वो दूसरा शर्त, जो दूसरा शर्त बोल रहा है उसमें, उसके लिए। तो ये देखो जी a+2d a+6d है, देखो लिख सकते हैं बिल्कुल। तो ये हो गया जी 2a, ये हो गया 8d = 6। ये 2 से डिवाइड करो, सब डिवाइड हो रहा है,
लो जी, बन गया समीकरण नंबर 1, है कि नहीं। बस इसे यहीं छोड़ दिया जाए। उसके बाद अब जो है वो और उसमें बता रहा है, क्या दिया है भाई, तो इन्हीं का गुणनफल 8 है। अच्छा जी, इन्हीं का गुणनफल बराबर 8। देखो जी, इसे भी लेकर चलना है अब, तो इसके जगह पर a + 2d, इसके जगह पर a + 6d, है कि नहीं। देखो अब यहाँ तो गुणा करना पड़ेगा, बारी बारी से गुणा किया जाएगा। तो थोड़ा क्वेश्चन अब हो रहा है, देखो कोई दिक्कत नहीं, ये गुणा तो आ ही रहा होगा। पहले ये हो गया a² + 6ad + 2ad + 6 दूना 12d²। देखो है, क्लियर है यहाँ तक। तो ये तो समीकरण नहीं बना, समीकरण तो है लेकिन इस टाइप का समीकरण नहीं बन रहा है ये। ओके, तो एक काम किया जाए भाई, क्वेश्चन अब थोड़ा सा बड़ा लग रहा है, क्वेश्चन बड़ा हो गया है। एक काम किया जाए, यहाँ से a का मान हम लोग पहले पता कर लें। a का मान यहाँ से जो है पता कर लिया जाए, तो a का मान आ जाएगा 3 - 4d। ये समीकरण नंबर 1, ये मानो जी। अब ये a का मान यहाँ पर हम लोग पुट करें, 3 - 4d, जहाँ जहाँ a है, ठीक है, देख लो। और ये 6 2 8 ad हुआ, तो 8 ad मतलब a का मान हम लोग रख रहे हैं जी। देख लो, ये जोड़ेंगे पहले, तो 8 ad हुआ, तो 8d लिखकर a का मान यहाँ लिख दिया गया, प्लस 12d², ये तो ऐसे ही रहने दो, है कि नहीं। देखो उसके बाद अब यहाँ पर a माइनस, मतलब इसी को सॉल्व करें। अब देख लो, अब भाई आगे बढ़ना है तो क्लियर पता चल रहा है कि भाई अब इसी को सॉल्व किया जाए तो d का मान तो पता चल ही जाएगा। तो मतलब कि देख लो, 3 त्रिक का 9, मतलब a² + b² माइनस ये a - b का होल स्क्वायर माइनस 2ab, तो 4 × 12 दूना 24। देखो ये भी 8 त्रिक 24d माइनस 8 चौके 32d², ठीक, प्लस 12d² बराबर 8। देखो ऐसे ये भी बारी बारी से गुणा किया गया, ठीक, फिर वो 12d² ऐसे ही। अब देख लो यहाँ पर काम कर दिया जाए। चलो भाई, एक काम किया जाए, 9 को पक्षांतर कर दिया जाए, देखो राइट में, और ये भी घटा दिया जाए जी, जो d² है। तो जी 16 12 कितना हो गया, 16 12 हो गया जी 28, ठीक, और 28 में से ये 32 माइनस करना है, तो हो जाएगा माइनस में 4d²। देख लो, जोड़ घटाना हो रहा है सजाती पद को देखकर, ठीक है ना। उसके बाद ये तो हो गया भाई, 16 12 28 हुआ, फिर 32 में से घटा दिए हम लोग, तो माइनस में 4d बच गया। उसके बाद देखो जी, ये तो कैंसिल हो रहा है, और 9 का उधर पक्षांतर कर दो, तो 8 - 9 हुआ। देख लो, बिल्कुल ही आराम से एकदम, 1 से 1 कैंसिल, d² बराबर 1/4, तो d बराबर प्लस माइनस 1/2। चलो जी, यानी कि जो है 2 आंसर होगा इसका। d का मान तो 2 निकल रहा है यहाँ पर, एक बार प्लस 1/2 और फिर एक बार माइनस 1/2। तो यानी कि यहाँ पर अब ये 2 आंसर, दो मतलब योगफल पूछा है, 16 पदों का योगफल। देखो जी, 2 AP बनेगा यहाँ पर, 2 AP। चलो जी, तो ये ऊपर का अब हम लोग रफ कर दे रहे हैं, और देखो क्या करना है। अब पहले d का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो a का मान आएगा, मतलब d का मान प्लस 1/2 रखेंगे समीकरण 1 में। उसके बाद फिर d का मान माइनस 1/2 रखना है, तो a का भी 2 मान आ जाएगा, ठीक है ना। देख लो कैसे कैसे, अब ये आगे इधर कर दिया जा रहा है इधर। देखो जी, अब यहाँ जो है लिख दें हम लोग कि d बराबर 1/2 समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है ना। तो भाई समीकरण 1 क्या है जी, समीकरण 1 ये रहा,
ए बराबर 3 माइनस 4d, यही है ना समीकरण 1। ठीक है जी, बस अब सब मिटा रफ कर दिया जा रहा है। चलो जी देखो, जैसे -1/2 रखने पर तो -1/2 ये देखो रख दिया गया। अब ये तो कट गया है तो ये आ गया भाई 3 माइनस माइनस प्लस 2, ये 2 बचा है यहाँ पर कट के, और माइनस माइनस प्लस हुआ, यानी कि a का मान 5, यानी कि a का मान -1/2 रखा गया है। ठीक है, तो a का मान d का मान -1/2 रखा गया है तो a का मान 5 आया। अब पुनः d बराबर -1/2 समीकरण 1 में रखने पर चलो भाई समीकरण 1 फिर लिखो। देखो समीकरण 1, इसमें अच्छा माइनस वाला हम लोग रखे थे, प्लस रखना है। अब प्लस में रखना है तो ये आ गया भाई 3 माइनस 1, यानी कि 3 माइनस 2 आया, यानी कि 1 आया भाई, देख लो। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पर जो है अब दो योगफल हम लोग याद करेंगे। देख लो यहाँ पर अब कैसे, जब a बराबर 5 और d बराबर -1/2, देखो जी ऐसे, जब d का मान -1/2 रखे थे तो a का मान 5 आया था। ठीक है, तो फिर जो है Sn बराबर, तब Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है ना, ये 16 पदों का योगफल ज्ञात करना है हमें। a का मान 5, 16, d का मान -1/2। देख लो हम लोग याद कर रहे हैं अब योगफल, ये 2 8 16, 5 दूना 10, और ये माइनस इधर आकर मतलब कि 15 बचेगा, और 15 एकन्नम 15/2। ठीक है, देख लो माइनस में हुआ, और यहाँ से 10 दूना 20, 20 में से 15 घटा 5, और ये तब कटा, यानी कि 4 बचे 20। चलो जी, और पुनः a बराबर क्या निकला भाई 1, और d बराबर प्लस में 1/2। ठीक है ना, जब प्लस 1/2 d का मान रखे थे तो a का मान 1 प्राप्त हुआ है। चलो भाई अब इसका भी ज्ञात करो, तो पद तो 16 ही रहेगा। ठीक, और a का मान और d का मान बदल गया, तो 2 8 16, ये 15 आएगा और 15/2। ठीक है ना, और 2 दूना 4, 15 में 4 जोड़ेंगे 19/2, ये कट कर आ गया आंसर 19 चौक के 76। लो जी, ये दोनों स्थितियों में हम लोग जो है 16 पदों तक योगफल ज्ञात कर लिए, यानी कि यहाँ पर जो है अतः इसका आंसर लिख दिया जाए, अतः 16 पदों का योगफल 76 या 20 होगा। देखो जी, मतलब कि पहले 20 ही लिख लो और फिर 76, पहले भाई 20 फिर 76, है कि नहीं। देखो मतलब 16 पदों का योगफल 20 या 76 होगा, देख लो। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ जी, प्रश्न नंबर 2। तो प्रश्न नंबर 2 जी थोड़ा बड़ा तो हो ही गया है, तो देख लें सभी लोग, कोई दिक्कत नहीं है, शुरू से जाकर देख लें कि मतलब हार्ड नहीं है उतना। तो ये प्रश्न नंबर 2 आप लोग का कंप्लीट हुआ, अब इसे रफ कर दिया जा रहा है। इसके बाद प्रश्न नंबर 3। हाँ, तो प्रश्न नंबर 3 देख लिया जाए। प्रश्न नंबर 3 में है, आप लोग अपने बुक में ही क्वेश्चन पढ़ना। देखें हिंदी बहुत बड़ा लिखा हुआ है, ज़्यादा है हिंदी, तो बुक में आप लोग खुद देखते रहें।
एक सीढ़ी के क्रमागत डंडे परस्पर 25 सेंटीमीटर की दूरी पर हैं। डंडों की लंबाई एक समान रूप से घटती जाती है तथा सबसे निचले डंडे की लंबाई 45 सेंटीमीटर है और सबसे ऊपर वाले डंडे की लंबाई 25 सेंटीमीटर है। ठीक। यदि ऊपरी और निचले डंडे के बीच की दूरी 2 मीटर है तो डंडों को बनाने के लिए कुल कितनी लकड़ी की आवश्यकता होगी। अब देखो जी, सबसे पहले तो चित्र ही बना दिया जाए। चित्र जैसे कह रहा है कि ये सीढ़ी है, सबसे ऊपर वाले डंडे की लंबाई 25 सेंटीमीटर, सबसे नीचे वाले डंडे की लंबाई 45 सेंटीमीटर। ठीक, ये देखो इस टाइप से ये बता रहा है। और दो डंडों के बीच की दूरी भी 25 सेंटीमीटर है, 25 सेंटीमीटर। देखो जी, ये भी बता रहा है। और ये भी बताया है कि सबसे ऊपरी तथा सबसे निचली डंडे के बीच की दूरी 2 मीटर है। देख लो जी, ये सबसे ऊपर वाले डंडे और सबसे नीचे वाले डंडे के बीच की दूरी 2.5 मीटर है। मतलब ये सब ऐसे बता दिया है। तो कह रहा है कि इन डंडों को बनाने में कुल कितनी कुल कितनी लकड़ी लग जाएगी। देख लो क्वेश्चन जो कह रहा है कि ये इन डंडों को बनाने में ऐसे ऐसे कुल कितनी लकड़ियाँ लग जाएंगी। तो भाई देखो जी, यानी कि हम यहाँ एपी बनाएंगे पहले, मतलब कि अब चाहे ये कर दो चाहे ये कर दो। ठीक है, तो जैसे मान लो हम यही कर दें, अगर पहला पद बना दें तो पहले डंडे की लंबाई कामा, दूसरे डंडे की लंबाई कामा, तीसरे डंडे की लंबाई कामा, चौथे डंडे की लंबाई, है कि नहीं। ऐसे ऐसे होगा ये। पहले हम ये पता करें कि इसमें कुल कितने डंडे लग रहे हैं। बाकी डंडों की लंबाई को हम एपी बनाएंगे और फिर उनका योगफल ज्ञात करेंगे। देख लो क्या होगा। जो डंडों की लंबाई है उनका एपी बनाएंगे, फिर उनका योगफल ज्ञात करना है। तो डंडों की लंबाई अगर देखा जाए तो ये 25, मतलब कि ये पहला पद हम ले लेंगे 45 जो दिया गया है सेंटीमीटर, 45 सेंटीमीटर, इसे हम लास्ट पद बना देंगे। ठीक, डंडों की संख्या हम लोग पता करें। तो देखो जी, डंडों की संख्या कैसे, सबसे ऊपरी तथा सबसे निचले डंडे के बीच की दूरी 2 मीटर है, यानी 2 दूना 4, 1 5/2 मीटर हो गया। और 5/2 में देखो जी, इसे सेंटीमीटर में बदला जा रहा है। तो 1 मीटर में होता है 100 सेंटीमीटर और ये 50 से कट गया, यानी कि आ गया 250 सेंटीमीटर। देखो जी, ठीक है ना। देख लो, यानी कि कुल जैसे 250 सेंटीमीटर है, हम लोग सेंटीमीटर में बदले हैं। अब डंडों की संख्या पहले हम लोग पता करें। तो डंडों की संख्या के लिए देखो जी, कुल 250, यहाँ से यहाँ तक 250 सेंटीमीटर है दूरी, और दो डंडों के बीच की दूरी 25 है। तो ऐसे ऐसे कितने खाने हो गए ये पता चल जाएगा हमें। देखो जी, 25 से उसमें 250 में जब हम भाग दे देंगे, मतलब कुल दूरी 250 सेंटीमीटर है, जिसमें दो डंडों के बीच की दूरी 25 है। तो ऐसे ऐसे कितने खाने होंगे ये हमें पता चल जाएगा भाग करने से। ठीक, लेकिन हमें खाना नहीं, डंडों की संख्या बतानी है। तो एक एक्स्ट्रा होगा डंडों की संख्या, यानी कि 25 दहा में 250, 10 + 1 = 11 डंडे। देख लो, यानी कि हो गया काम। यहाँ पर अब हम लोग मान लें, माना प्रथम पद a = 25 ले लिया जाए, ठीक है ना। अंतिम पद l = 45 ले लिया जाए और n का मान 11 डंडों की लंबाई हमें ज्ञात करनी है। और देख लो आराम से, अब हम एसन फाइंड आउट करना है, आराम से हम एसन ज्ञात कर सकते हैं।
तो यहीं पर ज्ञात कर दिया जाए, और क्या, छोटा ही है, एक बार ऐसा ज्ञात करना है केवल, हो गया ये क्वेश्चन। n/2 2a n-1 इंटू डी, ठीक है ना। क्या है जी, 11/2, ये 25 कर दो। और एक काम करो जी, ये वाला सूत्र क्यों लगा रहे हैं, L वाला लगाया जाए ना, हमें अंतिम पद पता है, अंतिम पद पता है, तो फिर ये वाला न लगाया जाए, क्योंकि यहाँ हमें सार्वंतर नहीं पता है। ये लगा दिया जाए छोटा वाला, ये वाला सूत्र, देखो अभी आ जाएगा आंसर। चलो जी, 11/2 25 और ये 45, 11/2 जोड़ दो जी 7, और 2 से ये कट गया 35, यानी कि 11 गुणे 35, गुणा करो जी, तो 11×5 = 35 और 11×5 = 55 को 5 हासिल 5, 11×3 = 33 और 5 = 38, यानी कि 385 सेंटीमीटर कुल डंडा चाहिए। ये मतलब कुल डंडों की लंबाई जो है 385 सेंटीमीटर होगा। देख लो इसमें जितने भी डंडे लगे हैं, 11 डंडे लगे हैं, तो 11 डंडों की कुल लंबाई 385 सेंटीमीटर। तो बस लिख दो, अतः डंडों की कुल लंबाई 385 सेंटीमीटर होगा। देखो भाई आंसर हुआ ये, ठीक है। तो ये कंप्लीट हो गया, छोटा ही था क्वेश्चन जो प्रश्न नंबर 3 था, तो देख ले, इसे रब कर दिया जा रहा है। अब आसान क्वेश्चन ही था, हम लोग डंडों की संख्या ज्ञात कर लिए और डंडों की लंबाई, पहले एपी मतलब डंडों की लंबाई ज्ञात करनी थी कुल, कि कुल डंडों की लंबाई कितनी होगी। तो भाई देख लो, एपी बनाकर जोड़ दिया गया तो कुल पता चल गया कि 385 सेंटीमीटर जो है ये कुल डंडों की लंबाई हो जाएगी, और एसन वाले फार्मूले से ज्ञात किए हम लोग। तो फिर ये रब कर दिया जा रहा है। इसके बाद प्रश्न नंबर 4, प्रश्न नंबर 4 दे दिया है। प्रश्न नंबर 4 आपको अपने बुक में देखना है, पढ़ना है, बुक में पढ़ते हैं क्वेश्चन। इसमें कह रहा है कि एक पंक्ति के मकानों को क्रमागत रूप से संख्या 1 से 49 तक अंकित किया गया है। दर्शाइए कि x का एक ऐसा मान है कि x से अंकित मकान से पहले के मकानों की संख्याओं का योग उसके बाद वाले मकानों की संख्याओं के योग के बराबर है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। मतलब ये कि देखो जी, सबसे पहले तो जो चौथा क्वेश्चन है और बड़ा है भाई, बहुत ध्यान से एकदम देखना है। मतलब क्या रहा है कि मकानों को जो है एक पंक्ति में ऐसे नंबर डालकर लिखा गया है, 49 पर जो है नंबर डालकर दर्शाया गया है, ठीक है ना। अब क्या रहा है कि बीच में कहीं एक x का ऐसा मान है जो उससे पहले स्थित सभी मकानों का योग और उसके बाद स्थित सभी मकानों के नंबरों का योग बराबर है, ठीक है। ये पूछता है। अब देखो x होगा तो उसके पहले x - 1 होगा सर, उसके बाद x + 1 भी होगा सर। देख लो इसके अनुसार पूरे 2 3 4 5 6 7 ये सीरियल वाइज बढ़ रहे हैं लोग। तो देखो अगर बीच में कहीं x होगा तो उसके पहले x - 1 भी होगा और उसके बाद x + 1 भी होगा, ठीक, ऐसा होगा बिल्कुल। अब देखो हमें क्या करना है, क्वेश्चन में जो बोला है वो कह रहा है कि यहाँ से यहाँ तक के मकानों का योगफल बराबर है यहाँ से यहाँ तक के मकानों का योग। x को छोड़कर x से पहले स्थित सभी मकानों के नंबरों का योग और x के बाद स्थित सभी मकानों के नंबरों का योग बराबर है। देख लो, तो यहाँ पर पहले हम लोग जो है यहाँ से यहाँ तक का योगफल निकालेंगे, फिर यहाँ से यहाँ तक का योगफल निकालेंगे और दोनों को बराबर कर दिया जाएगा। तो देखो ठीक है, पहले तो प्रथम पद मान लिया जाए भाई, प्रथम पद बराबर a तथा सार अंतर बराबर b।
पहले तो ये मानना है हम लोग। उसके बाद अब देखो जी, अब जो है 1 से x-1 तक के मकानों का योग है। पहले हम लोग ये ज्ञात करेंगे, तो पहले ये ज्ञात कर लिया जाए जो है पहले सूत्र लिखा जाए, पहले सूत्र लिख लो। पहले सूत्र लिख लिया जाए और ये हम लोग याद कर रहे हैं पहले x-1 x-1 तक याद किया जा रहा है। देख लो a का मान 1 है और x-1 n का मान हो रहा है और b का भी मान 1 है। देखो d का मान यहाँ पर है प्रथम पद तो 1 हो गया और b का मान 1 हो गया, ठीक है ना। देखो चलो ये x-1/2 और यहाँ से 2 प्लस x-2 ये आएगा, क्या बचा जी 2 प्लस x-2 कैंसिल यानी x-1/2 ये आया, ठीक है ना। ये काम हो गया, इसका पूरा भी कर दो। चलो भाई ये हम लोग x-1 तक के पदों का योग कर दिया, ठीक है ना। अब यहीं से छोड़ना है, यहाँ से यहाँ तक का योग याद कर लीजिए। देखो x के पहले स्थित सभी मानाओं के नंबरों का योग बना लिया। अब x के बाद स्थित सभी मकानों के नंबरों का योग क्या करना है, तो इसके लिए भाई देखो फार्मूला बनाएंगे हम लोग और यहाँ पर ये रख करके यहाँ पर सभी लोग इतना नोट करना है। फिर ये यहाँ पर जो है हम लोग फार्मूला बनाए, ये ध्यान रखना है कि ये क्या प्राप्त हुआ है। भाई एक काम करें तो अपनी साइड में लिख दिया जाए x² -x/2 ये आया है ध्यान रखना। तो भाई अभी के लिए चलो अब हमें क्या करना है, यहाँ से यहाँ तक का योगफल जो है वो इसके लिए सूत्र बनेगा। कैसे वो भी देखो, मतलब कि अब x+1 से 49 तक के मकानों का योगफल बराबर, इसका सूत्र देखो बनेगा। कैसे बनेगा, पहले 1 से 49 तक के मकानों का योगफल देखो ऐसे, ठीक है। 1 से 49 तक के मकानों का योगफल पहले क्या करेंगे, फिर उसमें से घटा देंगे 1 से x तक के मकानों का योगफल। तो उत्तर में यहाँ से यहाँ तक माइनस कर दिया जाएगा, तो देखो ये बचेगा क्योंकि वही हमें क्या करना है। तो ये सूत्र बनाया गया और वहाँ से सूत्र लिखो भाई, तो n/2 2a और n-1 × d, ठीक है। ये b का भी मान ये रखो, बता दो है जी। और यहाँ से देखो भाई ये आ जाएगा n-1, n का मान जैसे यहाँ पर x है और d का मान तो एक ही है। चलो जी 49/2 ये 2 आया और ये आ गया 48 और यहाँ से आ जाएगा x-1। देखो ये 50 हो गया भाई, 50 यहाँ लिखे पूरे 50। यहाँ से क्या मिला भाई, तो a + x यहाँ से मिला। अच्छा तो बात हुई 25 में 49 ये पूरा कर देंगे तो आ गया 1225, 25 में 125, ठीक है। और यहाँ से भी ये पूरा कर दिया जाए अगर, तो x/2 - x²/2 ये आया, ठीक है ना। तो फिर अभी से बस ये हम लोग क्या कर लिए फायदे, चलो यही है 1 से, मतलब कि ये x+1 से
49 तक के पदों का योगफल, ये हम लोग याद करेंगे, ठीक है ना। अब प्रश्नानुसार भाई देखो, अभी जो हम लोग ये ज्ञात किए थे 1 से S-1 तक के मकानों का योगफल ये आया, बराबर। इधर भी देखो ये S-1 से 49 तक के मकानों का योगफल ये आया है 1225 माइनस x/2 माइनस x²/2, ठीक है ना। अब देखो क्या करना है, अब यहाँ से अलग अलग करना है। ये तो यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा भाई, देख लो, ठीक है। यहाँ पर काम कर दिया जा रहा है x²/2 और ये 75 कर दो प्लस में x²/2 बराबर 1225, यानी कि ये 2x²/2, 2 से 2 कैंसिल हुआ और 1225 का वर्गमूल 35 प्लस माइनस माइनस होता है, यानी कि माइनस में तो लेना नहीं है, अतः x बराबर जो है प्लस में ही 35 जोड़ करना है। देख लो, यानी जो मकान 65 नंबर वाला मकान होगा 35 नंबर वाला, वही देख लो x का मान हम लोग सोच लिए वो 35 नंबर वाला मकान होगा, ठीक है ना। जो उसके पहले वाले सारे मकानों के नंबरों का योग और उसके बाद वाले सारे मकानों के नंबरों का योग बराबर होगा, ठीक है ना। देख लो ये क्वेश्चन कंप्लीट, फुल फाइनल। तो इसे रख कर दिया जा रहा है, इसके बाद लास्ट क्वेश्चन और बचा हुआ है, तो फिर इसे रख करना हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5 देख लिया जाए, आप लोग अपने बुक में क्वेश्चन पढ़ते रहें। एक फुटबॉल के मैदान में एक छोटा चबूतरा है जिसमें 15 सीढ़ियाँ बनी हुई हैं। इन सीढ़ियों में से प्रत्येक की लंबाई 50 मीटर है और वह ठोस कंक्रीट की बनी है। प्रत्येक सीढ़ी में 1/4 मीटर की चढ़ाई है और 1/2 मीटर का फैलाव है। तो इस चबूतरे को बनाने में लगी कंक्रीट का कुल आयतन ज्ञात कर कीजिए। देख लो जी, सबसे पहले तो सीढ़ी 15 सीढ़ी है, यहाँ पर 15 सीढ़ी है और एक सीढ़ी की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बता रखा है क्वेश्चन में, ठीक। तो इन 15 सीढ़ियों में कुल कितना मटेरियल लगा ये हमें ज्ञात करना है। तो देख लो, हम क्या करेंगे, पहली सीढ़ी में कितना मटेरियल लगा वो हम लोग लिखेंगे, फिर कामा दूसरी सीढ़ी में कितना मटेरियल लगा वो लिखेंगे, फिर तीसरी सीढ़ी में कितना मटेरियल लगा, ठीक है ना। और ये जो हम लिखेंगे अलग अलग, ये एपी बनेगा, एक एपी, क्योंकि सीढ़ियों की जो है समान रूप से जो है ये ऊंचाई बढ़ रही है, ठीक है ना। तो एपी बनेगा। तो पहले भाई हम लोग यहाँ पर अभी पहले सीढ़ी में, दूसरे सीढ़ी में, तीसरे सीढ़ी में, चौथे सीढ़ी में कितना कितना मटेरियल लगा है पहले हम लोग लिखेंगे इसे, और फिर इनका योगफल कर दिया जाएगा SN वाले फार्मूले से। कुल 15 सीढ़ी है, यानी n का मान 15 हमें पता है तब, ठीक है ना। तो जैसे यहाँ पर जो है सीढ़ी की लंबाई, एक सीढ़ी की लंबाई जो है कितना है भाई, तो लंबाई इसमें बता रहा है कि 50 मीटर। अच्छा जी, चौड़ाई कितना है जी, चौड़ाई बता रहा है इसमें जो है 1/2 मीटर, 1/2 मीटर चौड़ाई है, और जो ऊंचाई है वो 1/4 मीटर है। ऊंचाई जो है बुक में 1/4 मीटर बताया है, ठीक है ना। तो अब देखो, ये हम लोग आयतन ज्ञात करेंगे। जो सीढ़ी है वो घनाभाकार है, ठीक है, सीढ़ी जो है वो घनाभाकार है और घनाभ का आयतन वाला फार्मूला यहाँ पर यूज करेंगे हम लोग। आप लोग को पता होगा, क्लास 9th में पढ़े होंगे आप लोग, ठीक है। घनाभ है, जो सीढ़ी है वो घनाभाकार है और घनाभ के आयतन का फार्मूला यहाँ यूज किया जाएगा। और देखो जी, घनाभ के आयतन का फार्मूला होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। घनाभ का आयतन ज्ञात करने का फार्मूला लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई होता है।
ठीक है जी। तो यहाँ पर जो है लिख दें हम लोग कि पहली सीढ़ी में लगी कंक्रीट का आयतन बराबर, देखो भाई लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, तो लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई ये आया। ये देखो पहले ये 2 से काटो जी, 25 यानी कि 25/4 मीटर क्यूब यानी घन मीटर, ठीक है ना। ये देखो पहली सीढ़ी में इतना मटेरियल लगा, हम लोग याद कर लिए लंबाई चौड़ाई ऊंचाई के हिसाब से। अब आ जाओ दूसरी सीढ़ी में, निकालो भाई। दूसरी सीढ़ी में लगा कंक्रीट का आयतन बराबर, तो इसमें भी भाई करेंगे वही लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, ऊंचाई बदलेगा अब, पहले ऊंचाई 1/4 है, अब दूसरी सीढ़ी के लिए ऊंचाई 2/4 होगा। देख लो जी, ये ध्यान रखना है, 2/4 होगा दूसरी सीढ़ी में ऊंचाई। तो 2 से 2 कैंसिल और ये आ गया जी 50/4 है, तो 2 से ये भी काटो, एक काम करो रहने दो इसे, ठीक है ना, ये 50/4 ही रहने दो। चलो जी अब आगे बढ़ो, तीसरी सीढ़ी भी निकाल लिया जाए। तीसरी सीढ़ी में लगा कंक्रीट का आयतन बराबर, तो इसमें भी लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, ऊंचाई अब 3/4 करेंगे तीसरी सीढ़ी के लिए, ठीक है ना, ऊंचाई बढ़ रही है, ठीक है, तो 3/4 ऊंचाई बढ़ती जा रही है भाई। अब यहाँ पर जी काटेंगे तो 2 से ये 25 कट गया, 50 मतलब अब 25 तिया 75/4, ठीक है ना, मीटर क्यूब। देखो जी, तो ये 3 सीढ़ियों का हम लोग निकाल लिए, यानी कि हमें 3 पद पता हो गए अब, और किसी एपी का 3 पद पता हो गया मतलब बहुत है इतना, अब आगे निकालने की ज़रूरत नहीं है। ये 15 सीढ़ियाँ हैं तो 15 पदों तक जाएगा ऐसे ऐसे, यानी कि इसको अब हम लोग लिख ले रहे हैं, ठीक है ना। अब एपी बना दिया जाए और फिर अब इनका योगफल ज्ञात कर लेना है, बस इतना ही है केवल इसमें। तो ये ऊपर का रफ कर दे रहे हैं हम लोग। 25/4 आया है पहले का, यानी कि इस प्रकार प्रत्येक सीढ़ियों में लगा कंक्रीट का आयतन निम्नलिखित है, ठीक है ना। चलो भाई लिख दो क्या क्या है। तो पहले आया था जो है 25/4 आया था, पहली सीढ़ी में लगा कंक्रीट का आयतन 25/4 आया था। दूसरी सीढ़ी में 50/4 आया है। तीसरी सीढ़ी में 75/4 आया था। और ऐसे ऐसे करना है 15 पदों तक। देखो जी ये एपी बना दिए हम लोगों को, एपी है, ये चेक करने की ज़रूरत नहीं है, ये एपी है, क्योंकि जो ऊंचाई है सीढ़ी की वो समान रूप से बढ़ रही है, ठीक है ना। जो ऊंचाई है सीढ़ी की वो समान रूप से बढ़ रही है भाई, तो एपी बनेगा एकदम। तो बस अब इसमें हम लोग इसे इसका योगफल ज्ञात करना है भाई। तो a बराबर 25/4, d बराबर भाई निकालो यहाँ से, तो ये घटा देंगे, आ जाएगा 25/4 एलसीएम के नियम से, ठीक है ना। और देखो n का मान 15 है, तो अब 15 पदों तक ऐसे ऐसे हम योगफल ज्ञात करेंगे, तो कुल कितना कंक्रीट लग जाएगा 15 सीढ़ियों को बनाने में, ये पता चल जाएगा अभी। तो देखो जी पहले SN वाला ही फार्मूला लगाएं अब, ठीक है ना। ये n का मान 15 लिखना है और a का मान भाई 25/4, n का मान 15
और डी का मान क्या है भाई 25/4। ठीक, चलो जी, तो ये 15/2 आया। और एक काम करो, अब तो काट दो, 2 दूना 4, 25/2। ठीक, ये आएगा 14, तो 14 गुणे 25/4 है जी 4। चलो जी, यहाँ पर काम कर दिया जाए अब। चलो भाई, ये तो कटेगा नहीं, तो ये तो ऐसे ही लिखे हैं 15/2, ये भी नहीं कटेगा। एक काम किया जाए, ये देखो जी, 2 दूना 4, 2 सते 14, ये 25/2 भी लिखो। और ये आ गया है 25 सते 175/2, 175/2। चलो भाई, ये भी जोड़ेंगे तो ये भी आ जाएगा एलसीएम के नियम से 200/2 आ जाएगा जी, देख लो। अब देखो जी, ये 2 से कटा 100 आया, ये 2 से कटा 50 आया, तो 15 गुणे 50 यानी कि 750। ये जी देखो जी 750, या आंसर नीचे कर दो, ठीक है ना, अतः कर दो भाई, लिख दो हिंदी में, अतः 15 सीढ़ियों को बनाने में 15 सीढ़ियों को बनाने में लगा कंक्रीट का कुल आयतन बराबर 750 घन मीटर आंसर। ठीक है ना, ये ऐसे जो है लास्ट में ऐसे हिंदी में लिख देंगे तो और बढ़िया हो जाएगा। तो हम लोग जी ये याद कर लिए 15 सीढ़ियों में उतना घन मीटर कंक्रीट लग जाएगा कुल। तो इस प्रकार ये भी कोई हार्ड नहीं था, आसान ही क्वेश्चन था। तो इस प्रकार ये जो है एच 5.4 आप लोगों का ओके हुआ, क्लियर हुआ। और इसी के साथ ये चैप्टर 5 आज पूरा कंप्लीट हम लोग बिल्कुल ही विस्तार से एकदम उदाहरण सहित और बेसिक और रूल नियम के साथ देखे हैं। बाकी आप लोग पीछे जाकर वीडियो देख ही सकते हैं। तो अब इस वीडियो में इतना ही रहने दिया जा रहा है। अगले वीडियो में हम लोग ये चैप्टर 6 के साथ मिलेंगे। तब तक भाई जो नए बच्चे हैं वीडियो को लाइक कर दें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा लें ताकि प्रत्येक दिन का नोटिफिकेशन आप लोगों को प्राप्त होता रहे। थोड़ा वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ठीक है ना। तो भाई मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक मस्त रहिए आप लोग, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, पढ़ते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।